Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 3 परमाणु की संरचना। तो आइए क्लास 8 के लेसन 3 परमाणु की संरचना में हमारा अगला टॉपिक है कि रदरफोर्ड के प्रयोग से प्राप्त परिणामों के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल किया और क्या बताया, उससे क्या हमारा निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष था पहला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश माने प्रोटॉनिक धनावेश होता है, केंद्र में उपस्थित होता है। जैसे ये कोई वस्तु का अणु परमाणु है, ये हो गया इसका केंद्र, सेंटर, ठीक है ना। तो कहता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश माने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, इसके सेंटर में यहाँ पर उपस्थित होता है। उसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। जिसका आयतन होता है परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। अच्छा इसे बताओ, जब यहाँ प्रोटॉन हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, निगेटिव चार्ज चाहिए ना। जी सर। नहीं, निगेटिव चार्ज मिलेगा तो स्थिर रहेगा ही नहीं, बेचैन किए रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर घूमता रहेगा। तो कोई वस्तु स्थिर कब रहता है कि जब इलेक्ट्रॉन है तो इसके चारों तरफ प्रोटॉन घूमता रहता है, निगेटिव चार्ज, तभी ये शांत रहता है, न तो शांत नहीं रहता है। तो कहता है कि उसके प्रोटॉन यानी धनावेश कहाँ होता है? सेंटर में, इसके केंद्र में। इसी को कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं इसको? नाभिक। इसी को कहते हैं नाभिक। इस नाभिक का आयतन पूरे परमाणु के तुलना में बहुत कम होगा कि नहीं होगा? जब इतना बड़ा है तो इसका नाभिक भी होगा, उससे छोटा ही ना होगा, नगण्य के बराबर। दूसरा, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। अभी प्रोटॉन हो गया, इसको चारों तरफ से कौन चार्ज घिरा रहता है? ऋण चार्ज माने इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घिरा होता है। नहीं घिरा होगा तो स्थिर रहेगा ही नहीं। तीसरा, अल्फा कणों का सोने की पन्नी से सीधा गुजरना परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जब यहाँ से गुजरा था, सीधा गुजर गया ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होने के कारण यह सीधी रेखा में चला जाता है। इससे यही साबित हुआ। उसके बाद दूसरा है कि अल्फा कणों का नाभिक के पास से गुजरने पर अपने पथ से विचलित होना, दोनों पर धनावेश होता है। देखो, एक किरण सीधा गया, दूसरा जाता है जो जाकर ऐसे मुड़ जाता है ना। फिगर में समझाते। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर भी धन चार्ज है और यहाँ भी धन चार्ज है। तो धन चार्ज और धन चार्ज आकर्षण नहीं होगा, विकर्षण होगा। तो क्या हुआ कि दूसरे दिशा में चला गया। इसका मतलब यहाँ भी धन चार्ज है और यहाँ भी धन चार्ज है, इसलिए दोनों में आकर्षण न होकर विकर्षण हो गया, दूसरे दिशा में चला गया। तीसरा, अल्फा कणों का नाभिक के पास से गुजरने पर अपने पथ से विचलित होना, दोनों पर धनावेश कर। तो बता दिए, अल्फा कणों का बीच से मुड़ जाना नाभिक के द्रव्यमान के कारण है। अब फिर यहाँ गया था, यहाँ से जाता है, फिर इस दिशा में मुड़ जाता है, दिखाई थे ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ ही केंद्र है, यहाँ सबसे सॉलिड वस्तु है, मजबूत वस्तु है, ठीक है ना। वही कहता है कि अल्फा कणों का बीच से मुड़ जाना नाभिक के द्रव्यमान के कारण है। यानी पूरे जो वस्तु यहाँ रहती है उसका परमाणु होता है, उसका सारा क्या नाम है, द्रव्यमान कहाँ होता है? केंद्र में। इसी नाते कोई वस्तु वहां से वापस हो जाती है। इस बार जो है उसका निष्कर्ष था, जो कल भी बताया था। अब है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य निष्कर्ष अन्य वैज्ञानिकों ने क्या लगाया। इन्होंने जो कहा उसको अन्य वैज्ञानिकों ने उसका निष्कर्ष क्या लगाया। और वैज्ञानिक क्या कहा
कि इस प्रकार परमाणु का कोई अस्थायी नहीं हो सकता, कोई परमाणु का कोई अस्थायित्व नहीं हो सकता, कोई अस्थायित्व नहीं हो सकता, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जो सरासर गलत है। अब देखो इस क्या कहा नहीं दिख रहा है, ऊपर कर दीजिए। चलो देखो, कहता है यहाँ जो नाभिक बीच में है, इनका कहना था कि चारों कक्षा में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, तो चक्कर लगाते 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 उसकी ऊर्जा कुछ खत्म होगी ना जी, हमेशा ऊर्जा बने नहीं रहेगी। तो ऊर्जा जब उसकी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, तो जाके धीरे से इसमें गिर जाएगा, केंद्र में गिर जाएगा और उस वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ईंट को, इनके वैज्ञानिक कहने के अनुसार, किसी ईंट को कहीं रख दिया जाए तो 10 साल के बाद वह ईंट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा होता है, तो इसलिए गलत हो गया। किसी घर को 50 साल पहले बना के छोड़ दीजिए तो धीरे 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 वो खत्म हो जाना चाहिए, इनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। ऐसा होता है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब चलिए, तो ही कहा है कि लगातार कम हो जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जो सरासर गलत है। तो इन्होंने काट दिया कि नहीं, यह थ्योरी गलत है, मिटाने वाला कपड़ा। तब है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है? नील बोर का परमाणु मॉडल क्या है? कौन आए हो? देखो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है? कहता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में होता है, उसका समस्त भार और धनावेश कहाँ होता है? नाभिक में, केंद्र में, जो भी बताया इसमें होता है। नाभिक जो होता है इसी में सब इसका पलचार जब पूरा भार उसका नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं, और प्लस हो गया तो माइनस चाहिए ना जी, तो इसके अगल बगल यह -चार्ज चक्कर लगाता है, तभी तो बैलेंस है, ये भी सही है। तीसरा, प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये अलग चीज कहा कि अलग अलग जो कक्षा है, ठीक है, तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी कुछ और होगी, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी कुछ और होगी, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। अगर अलग अलग नहीं होगी तो पहली बार में घूमेगा, जब उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो इसमें कूद जाएगा, फिर यहाँ से ऊर्जा मिलेगी तो इसमें कूद जाएगा, तब जाकर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित कक्षा तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कम बेस नहीं होगा। अब चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की? तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है और परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो केंद्र में उसका किसी भी वस्तु का भार उसके बीच सेंटर में होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तब है कि रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडल में अंतर क्या है? अब इसको पूछता है, ऐसे घुमा के परीक्षा में पूछता है कि रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडल में अंतर क्या है? तो एक ही मेन अंतर है कि हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार आपको क्या क्या समझाया गया कि रदरफोर्ड के प्रयोग से प्राप्त परिणाम क्या क्या मिले, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने क्या लगाया, और नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार थोड़ा पूछते हैं, देखें कितने लोग बताते हैं। ये बताइए कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के विषय में क्या कहा, कौन बताएगा? उसका निष्कर्ष क्या निकला, कोई बोले?
बोलो जल्दी, देर नहीं। का संकट धनावेश या प्रोटॉन चेन में उपस्थित होता है उसे नाभिका कहते हैं। नाभिका कहते हैं। इसे नाभिक का आयत परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। चलो, नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल क्या है? कोई एक उसमें रदरफोर्ड से और उनमें क्या अंतर है? प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हाँ, चलो बेटा, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बताएं उनको भी, जो नहीं बताएं उनको भी। तो इस प्रकार अभी आपको बताया गया रदरफोर्ड के प्रयोग से प्राप्त परिणाम में क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो सबसे पहले कि परमाणु का धनावेश यानी प्रोटॉन उसके नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है, यानी बीच में धनावेश होता है, उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अल्फा कणों से सोने की पन्नी में सीधा गुजरने का मतलब परमाणु में अधिकांश जगह खाली होते हैं, ठीक है ना। और नाभिक के पास से गुजरने पर अपने पथ से विचलित होने का मतलब कि उस पर धनावेश होता है। और अल्फा कणों के बीच से मुड़ जाने का मतलब कि नाभिक में समस्त द्रव्यमान के कारण आने वाली किरणें गायब हो जाती है, लौट जाती है। तब आए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मुख्य निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने क्या लगाया कि एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और धीरे से वो केंद्र में नाभिक में गिर जाएगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सरासर गलत हो गया। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान यानी धनावेश पॉजिटिव चार्ज उसके कहाँ होता है? नाभिक में। और उसके चारों बगल कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋणावेश। प्रत्येक कक्ष में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने, जेम्स चैडविक 1932 में। परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार यह विज्ञान के चुनिंदा टॉपिक्स यानी बिंदुओं को समझाने की जो प्रयास की गई आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी सबको इजी वे में हो सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।